मान रहीम, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे विल्सन डिजीज़, जो कि लीवर के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रूफ में अक्सर आता होता है। अब इसके डायग्नोसिस के अंदर किस तरीके से करेंगे, असल में सवाल के अंदर उसने एक लफ्ज़ लिखा होगा प्रेसिस्टेंट जॉन्डिस का। जब कभी प्रेसिस्टेंट जॉन्डिस मिले, इसका मतलब कि काफ़ी देर से जॉन्डिस चलता चला आ रहा है, 3 मंथ से ऊपर का जॉन्डिस है किसी को और वो रिजोल्व नहीं हो रहा। एक तो ये पॉइंट आ रहा हो सिनेरियो के अंदर, या फिर हमें मिल रहा हो कि जर्की मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स एंड फीट हैं, या फिर इक्टेरिक मिल रहा हो, मोनोटोनी इन स्पीच हो, यानी कि डिफिकल्टी इन स्पीच हो। आमतौर पर विल्सन डिजीज के अंदर सिनेरियो के अंदर ये होता है कि लीवर और स्प्लीन जो होते हैं वो पाल्पेबल होते हैं और फर्म होते हैं इन कंसिस्टेंसी। इसके अलावा जो हमें सिनेरियो के अंदर पेशेंट दिया होता है वो आमतौर पर चिल्ड्रन होता है, लेकिन चिल्ड्रन की एज हमेशा 5 साल से ऊपर होगी, क्योंकि इससे पहले विल्सन डिजीज मैनिफेस्ट नहीं होती। तो 5 या 5 साल से ऊपर की आमतौर पर एज देखने को मिलेगी हमें सिनेरियो के अंदर। इसके अलावा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है केसर फ्लैशर रिंग्स। केसर फ्लैशर रिंग्स का लफ्ज़ आप लोगों को भी सिनेरियो के अंदर नजर आ जाए और डायग्नोसिस पूछा हो तो वो हमेशा हमेशा विल्सन डिजीज होगा। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टॉप इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा विल्सन डिजीज होती है ना, वो हमारे पास फैमिलीज के अंदर रन करती है और ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इसका होता है। तो आमतौर पर फैमिली हिस्ट्री भी इसके अंदर मिल रही होती है। इसके अलावा कभी सिनेरियो के अंदर दिया जा रहा हो कि एक बच्चा है और उसकी स्कूल परफॉर्मेंस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता खराबी आती चली जा रही है, यानी कि डिटीरियोरेशन ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस है। फैमिली हिस्ट्री है, डिफिकल्टी इन स्पीच है, जबकि मूवमेंट्स ऑफ हैंड एंड फीट है, प्रेसिस्टेंट जॉइंट्स है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो एक सिनेरियो के अंदर जो कि आप लोगों को विल्सन डिजीज की तरफ लेके जा रहे होते हैं। अब विल्सन डिजीज का हमारे पास एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं हिपैटोलेंटिकुलर डीजनरेशन। ये इसका एक दूसरा नाम है। अब विल्सन डिजीज के अंदर होता क्या है, विल्सन डिजीज हमारे पास एक कॉपर एक्सेसिव कॉपर एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, हमारे पास विल्सन डिजीज होती है। अब हम विल्सन डिजीज की का इनहेरिटेंस देखें तो विल्सन डिजीज, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस इसका होता है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव मोड ऑफ इनहेरिटेंस इसका होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स को मेनली अफेक्ट कर रही होती है। तो विल्सन डिजीज मेनली हमारे पास लीवर को अफेक्ट कर रही होती है, किडनी को अफेक्ट कर रही होती है, ब्रेन को अफेक्ट कर रही होती है। ब्रेन की भी बेजल गैंग्लिया को मेनली अफेक्ट कर रही होती है, बेजल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन को। इसके अलावा कॉर्निया को अफेक्ट कर रही होती है, जिस तरह मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि केसर फ्लैशर रिंग्स इसके अंदर बन रहे होते हैं। और इसके अलावा ये डेस्मेंट मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर रही होती है, जो कि डेस्मेंट मेम्ब्रेन हमारी तीन जगहों पर है, कॉर्निया, किडनी और बोन, इन तीनों जगहों के ऊपर। ठीक है, तो ये वो लीवर को अफेक्ट कर रही होती है मेनली, ये वो ऑर्गन्स हैं जिनको हमारे पास मेनली अफेक्ट कर रही होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैथोलॉजी क्या है विल्सन डिजीज की। अच्छा, अब हम इससे पहले पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करें विल्सन डिजीज़ की, तो हम सबसे पहले बताते हैं कि विल्सन डिजीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। विल्सन डिजीज़ इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जैसा कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि विल्सन डिजीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, विल्सन डिजीज़ इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कोज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ द ATP7B जीन। अब ये ATP7B जीन क्या चीज़ है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी में बताऊंगा। विल्सन डिजीज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कोज्ड बाय म्यूटेशन इन द ATP7B जीन रिजल्टिंग इन द impaired copper excretion into the bile and failure to incorporate copper into ceruloplasmin। यानी कि हमारे पास कॉपर ने या तो सिरुलोप्लाज्मिन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाना होता है, या फिर हमारे जो कॉपर होता है वो हमारी बॉडी से बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जब कॉपर सिरुलोप्लाज्मिन के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकेगा या फिर बाइल के अंदर एक्सक्रीट नहीं हो सकेगा, तो हमारे पास बॉडी के अंदर कॉपर एक्सेस होने लग जाएगा, और इस कॉपर एक्सेस होने की वजह से हमारे पास जो डिज़ीज़ होती है उसको हम बोलते हैं विल्सन डिजीज़। विल्सन और ये हमारे पास सारा कुछ, ये कॉपर एक्सक्रीशन क्यों नहीं हो पा रही और कॉपर सिरुलोप्लाज्मिन में इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं हो पा रहा, इस सारे की एक वजह है ATP7B जीन की म्यूटेशन। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमें पता है कि जो अगर नॉर्मल आप लोग फिजियोलॉजी देखें उसके अंदर ये होता है कि हमने कोई भी फूड खाया, कोई भी खुराक खाई, उसके अंदर कॉपर था, कॉपर चला गया हमारे स्टमक के अंदर, वहाँ से चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इस तरह यहाँ से वो हमारे क्या हुआ, बॉडी के अंदर चला गया, पोर्टल सर्कुलेशन के ज़रिए वो सारा एब्जॉर्ब हो गया, और पोर्टल सर्कुलेशन से एब्जॉर्ब होने के बाद वो जब हमारे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो पोर्टल मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहाँ से कॉपर सारा एब्जॉर्ब हुआ और पोर्टल सर्कुलेशन में चला गया, और पोर्टल सर्कुलेशन में जाने के बाद वो कुछ प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, मिसाल के तौर पर एल्ब्यूमिन के साथ और हिस्टिडीन के साथ, इनके साथ कॉम्प्लेक्स कर लेता है। या फिर जो फ्री कॉपर होता है, क्योंकि ये तो मैंने बताया ना पोर्टल सर्कुलेशन में जाके इनके साथ कॉम्प्लेक्स हो गया, अब वो कॉपर जो कि इनके साथ बाइंड नहीं हुआ
फ्री कॉपर होगा, वो फ्री कॉपर जो होगा उसको अपटेक कर लेंगे हिपैटोसाइट्स यानी कि लीवर के सेल्स, और वहाँ पर लीवर के सेल्स के साथ जब लीवर के अंदर चला जाएगा कॉपर, तो वहाँ पर कॉपर बाइंड करता है हमारे पास एपोसिरुलोप्लाज्मिन के साथ, जिसका दूसरा नाम है अल्फ़ा 2 ग्लोब्यूलिन कह लें आप लोग, या फिर कह लें एपोसिरुलोप्लाज्मिन। इनके साथ हमारे पास लीवर में कॉपर जो है वो लीवर में जाने के बाद फ्री कॉपर, क्योंकि लीवर में चला गया था, हिपैटोसाइट ने उनको अपटेक कर लिया था, वहाँ पर जाकर ये अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन या एपोसिरुलोप्लाज्मिन के साथ जाकर बाइंड करेगा, और जब लीवर अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करता है तो फिर बना देता है सिरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो कॉपर था जब वो लीवर के अंदर गया तो वहाँ पर उसने अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन के साथ बाइंडिंग की और बना दिया सिरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, सिरुलोप्लाज्मिन जो होगा वो अब ब्लड के अंदर एक्सीड हो जाएगा, या तो वो ब्लड के अंदर एक्सीड हो जाएगा या फिर वो बाइल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा और हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिरुलोप्लाज्मिन जो है वो हमारे पास मेनली कॉपर के साथ बाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मैंने कहा कि कॉपर जो होगा या तो वो सिरुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड होगा और सिरुलोप्लाज्मिन फिर या तो बाइल के ज़रिए एक्सीड हो जाएगा या ब्लड के अंदर चला जाएगा। अब वो सिरुलोप्लाज्मिन जो कि हमारे पास ब्लड के अंदर जाएगा, सर्कुलेटिंग सिरुलोप्लाज्मिन, वो उसके साथ क्या होगा, उसको डीसाइलेटेड होगा। डीसाइलेटेड होने के बाद वो दोबारा क्या होगा, लीवर उसको एंडोसाइटोज करेगा, और जब लीवर उसको एंडोसाइटोज करेगा तो वहाँ पे वो डिग्रेडेशन होगी उसकी लाइसोसोम्स के ज़रिए। ठीक है, तो ये सारा ये है एक नॉर्मल पाथवे। अब पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो विल्सन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक जीन होती है ATP7B जीन। ये ATP7B जीन की म्यूटेशन हो जाती है। ये ATP7B जीन जो होती है ये हमारे पास क्रोमोसोम 13 के ऊपर पड़ी होती है। क्रोमोसोम 13 के ऊपर पड़ी हुई जब ATP7B जीन की म्यूटेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase जो होगा, क्योंकि ATP7B जीन जो होती है वो कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase को एनकोड कर रही होती है, तो कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase जो होगा वो सही तरीके से काम नहीं कर सकेगा, और इस तरह हमारे पास जो कॉपर है वो सिरुलोप्लाज्मिन के साथ वहाँ पर बाइंड नहीं हो सकेगा, और जब सिरुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड नहीं होगा तो वहाँ पर कॉपर जो होगा एक्सेस अमाउंट के अंदर बनने लग जाएगा। और अब इस एक्सेस मतलब कि और इस एक्सेस, क्योंकि देखें आप कॉपर जो होगा वो सिरुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड नहीं हो सकेगा क्योंकि ATP7B जीन काम नहीं की, उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, तो और इसके अलावा फिर कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से एट द एंड रिजल्ट ये होगा जो कॉपर है वो सिरुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा। जब वो उसके साथ बाइंड नहीं करेगा तो वो बाइल के ज़रिए हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो सकेगा। जब वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा तो कॉपर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। अब इसकी वजह से जब कॉपर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो वो क्योंकि लीवर के अंदर सारा कुछ हो रहा है तो वो लीवर को वहाँ पर डैमेज करेगा। तो लीवर जो डैमेज होगा वो 3 प्रोसेसेस के ज़रिए डैमेज होने लग जाता है लीवर यहाँ पर। किस तरह के, अब ये जो बहुत ज़्यादा कॉपर हमारी बॉडी के अंदर पड़ा है वो क्या करेगा, फ्री रेडिकल्स बनाएगा, और फ्री रेडिकल्स आपको पता है फिर क्या करते हैं, पेंटोन रिएक्शन करते हैं और लीवर को डैमेज करते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है वो जो कॉपर बहुत ज़्यादा है वो सल्फा हाइड्राइल ग्रुप्स के साथ बाइंड करता है, सेलुलर प्रोटीन्स के साथ, और लीवर को डैमेज करता है। और तीसरी बात यह है कि आप लोगों को पता है कॉपर एक एंजाइम है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेस कर देता है दूसरे मेटालो एंजाइम्स को। ठीक है, दूसरे एंजाइम मतलब कि मेटालिक एंजाइम जो होता है हिपैटिक मेटालो एंजाइम्स, उनको रिप्लेस करेगा, खुद वहाँ पर बाइंड हो जाएगा और लीवर टॉक्सिसिटी करवाना स्टार्ट कर देगा। ये थी हमारे पास सारी पैथोजेनेसिस। अब अगर मॉर्फोलॉजी डिस्कस करें विल्सन डिजीज़ की, तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि सारा इफेक्ट आज लीवर के ऊपर रहा है, तो हमारे पास हमें ना लीवर के ऊपर मिलती है एक फैटी चेंज जिसको हम बोलते हैं कोलेसिस्टेसिस। तो लीवर के अंदर हमें फैटी चेंज मिलता है जिसको हम बोलते हैं कोलेसिस्टेसिस। और इसके अलावा एक्यूट हेपेटाइटिस इंड्यूस हो सकता है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है, और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस से इसकी तस्वीर जो होती है इसे सारा कुछ होता है वो मिलता जुलता होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि केसर फ्लेशर रिंग्स बन जाती हैं, जो कि मैं आप लोगों को पहले इस डायग्नोसिस के सिनेरियो के अंदर भी बता चुका हूँ। जो क्या होता है हमारे पास, आप लोगों को पता है एक आई अगर हो, अगर मैं एक आई ड्रॉ करूँ और ये सारी फॉर एग्जांपल कॉर्निया है, तो कॉर्निया के इर्द गिर्द हमारे पास क्या होता है, ग्रीन टू ब्राउन डेपोजिशन
ऑफ कॉपर इन डेस्मेंट मेम्ब्रेन इन द लिम्बस ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सारा कॉर्निया, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन टू ब्राउन डेपोजिशन होने लग जाती है, ग्रीन टू ब्राउन डेपोजिशन एट द कॉर्नियल मार्जिन और यू कैन से एट द डेस्मेंट मेम्ब्रेन इन द लिम्बस ऑफ द कॉर्निया। यहाँ पर इस तरह का सारा ग्रीन ब्राउन डेपोजिशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं केसर फ्लैशर रिंग्स। और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो ये है कि केसर फ्लैशर रिंग्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन अगर वो पूछे कि जिसके ज़रिए आप लोग डायग्नोस करोगे विल्सन डिजीज़ को, तो वो केसर फ्लैशर रिंग्स ही हैं। कि विल्सन डिजीज़ के अंदर हमारे पास क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को पता है कि लिवर डिजीज़ का मैंने बताएंगे कि कौन कौन सी लिवर डिजीज़ इसके अंदर आ रही हैं। इसके अलावा हम बताएंगे कि न्यूरोलॉजिकल कौन सी डिजीज़ आती हैं, और क्योंकि केसर फ्लैशर रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लिवर डिजीज़ है। लिवर डिजीज़ के अंदर ये है कि आम तौर पर इसके अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है डेवलप, इसके अलावा फुलमिनेंट हेपेटाइटिस भी हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है, सिरोसिस भी देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे पास 5 चीज़ें हैं जो कि लिवर डिजीज़ के अंदर आमतौर पर मैनिफेस्ट हो सकती हैं। इसके अंदर क्या, एक एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस ऑफ द लिवर। न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स की बात की जाए तो क्योंकि मैं न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स के अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास ट्रेमर्स आ जाते हैं। ट्रेमर्स हमें मिलेंगे, कोरियोएथिटोसिस मिलेगा, डिस्टोनिया मिलेगा, पार्किंसनिज्म और डिमेंशिया। अगर हम मतलब कि हम कर रहे हैं कि विल्सन डिजीज़ के अंदर एक पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, तो उसको ट्रेमर्स आ सकते हैं, कोरियोएथिटोसिस हो सकता है, इसके अलावा डिस्टोनिया हो सकता है और पार्किंसनिज्म हो सकता है। कुछ एडिशनल न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स की बात की जाए तो स्पेशली बच्चों से रिलेटेड, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि डिटीरियोरेशन ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस हो सकती है उनकी, जो कि मैं पहले भी एक सिनेरियो के अंदर बता चुका हूँ। इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस होती हैं उनके अंदर, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा हो सकता है और एबनॉर्मल पोस्चरिंग ऑफ लिम्स एंड ट्रंक देखने को मिल सकती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टोनिया। और इसके अलावा उनकी स्पीच ख़राब हो सकती है, लॉस ऑफ नॉर्मल स्पीच जिसको हम बोलते हैं डिसआर्थरिया, और डिटीरियोरेशन ऑफ हैंड राइटिंग और गेट एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। अब केसर फ्लैशर रिंग में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है, ग्रीन ब्राउन डेपोजिशन एट द कॉर्नियल मार्जिन, वो भी हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो और इसके अलावा क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर ये है कि हमें कूम्स नेगेटिव हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। आगे रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है, ये बहुत रेयरली होती है लेकिन हो सकती है, और उसके अंदर हमें फैनकोनी लाइक सिंड्रोम मिल सकता है। और इसके अलावा फिर आप लोगों को कॉर्नियल डेपोजिशन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमारे पास 5-6 चीज़ें हो गई। एक लिवर डिजीज़ हो गए, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो गए, इसके अलावा कॉर्नियल डेपोजिशन या फिर केसर फ्लैशर रिंग्स हो गए, और रीनल इन्वॉल्वमेंट हो गई, और कूम्स नेगेटिव हीमोलिटिक एनीमिया हो गया। अब जब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कभी डायग्नोसिस के अंदर पूछे तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है। तो सीरम सिरुलोप्लाज्मिन लेवल, ये एक सिंगल लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन इंडिकेशन फॉर द विल्सन डिजीज आर केसर फ्लैशर रिंग्स, और अगर वो कहे कि मोस्ट सिंगल इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मार्कर फॉर द इंडिकेशन ऑफ विल्सन डिजीज आर द सीरम सिरुलोप्लाज्मिन लेवल्स। अब हमारे पास केसर फ्लैशर रिंग्स के बारे में तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या चीज़ होती हैं। ये डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये क्लिनिकली डायग्नोस करना हो तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस करना हो तो सीरम सिरुलोप्लाज्मिन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिरुलोप्लाज्मिन लेवल, जिस तरह कि मैं आप लोगों को पैथोजेनेसिस के अंदर सारा समझा चुका हूँ कि इसके अंदर लो सिरुलोप्लाज्मिन जनरली लेस मिलेंगे। लेस कितने मिलेंगे? 20 mg/dl से कम मिलेंगे, ठीक है। अ लेवल एक्सीडिंग 30 mg/dl एक्सक्लूड विल्सन डिजीज़, यानी कि अगर तो लेवल सीरम सिरुलोप्लाज्मिन लेवल जो होगा वो 30 mg/dl से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है बंदे को विल्सन डिजीज़ नहीं है, और 20 mg/dl से कम होगा तो इसका मतलब है कि बंदा जो है वो विल्सन डिजीज़ को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद फिर हमारा क्योंकि कॉपर बहुत ज़्यादा है तो यूरिन के अंदर भी कॉपर आने लग जाता है। एलिवेटेड यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर ना हम एक टेस्ट करते हैं अच्छा पहले तो ये एलिवेटेड यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन क्या होता है, ग्रेटर देन 100 mg पर 24 आवर्स, इसको हम बोलते हैं एलिवेटेड यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन। हम ना आमतौर पर एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलामीन चैलेंज टेस्ट। पेनिसिलामीन इज गिवन इन अ डोज ऑफ 500 mg ओरली एंड देन सेम डोज इज रिपीटेड आफ्टर 12 आवर्स। ठीक है, इसका ये मतलब है कि हम एक बंदे को 500 mg ओरली पेनिसिलामीन देते हैं, फिर 12 घंटे बाद जो है सेम डोज 12 घंटे बाद दोबारा 500 दोबारा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर 24 घंटे के अंदर अंदर हम क्या करते हैं, उसका यूरिन कलेक्ट करते हैं। अगर तो यूरिन के अंदर जो यूरिन का कॉपर है, मतलब कॉपर जो है वो यूरिन के अंदर 1000 mg पर 24 आवर से ज़्यादा आए तो इसका मतलब है विल्सन डिजीज़ है, क्योंकि पेनिसिलामीन जो मैं आप लोगों को बाद में ट्रीटमेंट में बताऊंगा कि ये कॉपर चिलेटिंग ड्रग है और ड्रग ऑफ चॉइस है इन विल्सन डिजीज़। तो पेनिसिलामीन चैलेंज टेस्ट करते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने 500 mg ओरल देते हैं, फिर 12 घंटे बाद दोबारा सेम डोज को रिपीट करते हैं। 24 घंटे बाद आप लोग यूरिन के अंदर कॉपर की अमाउंट को चेक करते हैं, अगर वो 1000 mg से ज़्यादा आए 24 घंटे के बाद तो इसका मतलब है कि बंदे को पेनिसिलामीन वो विल्सन डिजीज़ है, क्योंकि पेनिसिलामीन उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। तो 1000 mg से कॉपर की वैल्यू कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। इस तरह पेनिसिलामीन चैलेंज टेस्ट के ज़रिए भी हम इसको कर सकते हैं। तो यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन केस, तो हमने 3 बातें अभी तक डायग्नोसिस में कर ली, केस फ्लेचरिंग्स, सीरम सिरुलोप्लाज्मिन लेवल और एलिवेटेड यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन लेवल्स। इसके अलावा कूम्स नेगेटिव हीमोलिटिक अनीमिया में मिलता है, और इसके अलावा हम आमतौर पर एक लीवर बायोप्सी लेते हैं और वहाँ से क्वांटिफिकेशन ऑफ लीवर कॉपर करते हैं। अगर वो 250 माइक्रोग्राम पर ग्राम ड्राई वेट से ज़्यादा, मतलब कि 250 से ज़्यादा आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि मतलब लीवर बायोप्सी ली और उस लीवर बायोप्सी के अंदर अगर कॉपर की क्वांटिटी 250 माइक्रोग्राम से ज़्यादा आ जाए तो हमें पता चल जाता है 250 माइक्रोग्राम पर ग्राम ड्राई वेट ऑफ लीवर से में अगर 250 से ज़्यादा आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को विल्सन डिजीज़ है। तो इस तरह हमारे पास पहला केस फ्लेचरिंग्स, सिरुलोप्लाज्मिन लेवल, यूरिनरी एक्सक्रीशन लेवल, इसके अलावा लीवर बायोप्सी और कूम्स नेगेटिव हीमोलिटिक एनीमिया, 5 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ कूम्स डिजीज़ हमारे पास ये है कि देखो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस से इसकी पिक्चर बहुत मिलती जुलती है, जो कि हमने मोर्फोलॉजी में भी बताया था। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस आएगा। सेकेंड थिंग हमारे पास होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, बेशक इसको मिस कर दें कोई मसला नहीं। आगे नेक्स्ट आता है ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं विल्सन डिजीज़ के। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉम्प्लिकेशन। इसमें अंदर विल्सन डिजीज़ के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं। एक तो ये बात है कि अगर पेशेंट को ट्रीट ना किया जाए तो प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज़, यानी कि उसकी लिवर डिजीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी उसको। इसके अलावा सिरोसिस, जिस तरह पहले भी बात कर चुके हैं, तो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस उसको डेवलप हो सकता है, वो हिपैटिक कोमा के अंदर जा सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन हो सकती हैं, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डिजेनरेशन, और अगर ट्रीट ना की जाए तो इसके अंदर डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा एक्यूट हीमोलिटिक अनीमिया भी हो सकता है। अब मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों के यही है कि ड्रग सबसे पहले आप लोग दें पेनिसिलामीन, जो कि है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन इसके अगर टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हों, टॉक्सिक इफेक्ट से मुराद ये है कि एक बंदे को रैश डेवलप होने लग जाएं, रैशेस डेवलप हों, मतलब कि सबसे पहले आप लिखें पेनिसिलामीन तो हमारे पास वैसे ही एक क्या चीज़ है, ड्रग ऑफ चॉइस है। अब फॉर एग्जांपल क्या चीज़ होता है कि इस पेनिसिलामीन के देने की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स आने लग जाएं। मिसाल के तौर पर उसको ल्यूपस रैशेस डेवलप होने लग जाएं, प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी नज़र आए, या ल्यूपस लाइक सिंड्रोम आ जाए, या बोन मैरो डिप्रेशन हो जाए। ये हैं उसके पेनिसिलामीन के टॉक्सिक इफेक्ट्स, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम, प्रोटीन लूजिंग एंड नेफ्रोपैथी, बोन मैरो डिप्रेशन। तो इस सारे के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब इस टॉक्सिसिटी के बाद आप लोगों ने उसको नया ड्रग देना है जिसका नाम है हमारे पास ट्राइएंटाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड। डोजेज बेशक आप लोग याद ना करें, लेकिन ड्रग्स के नाम आने चाहिए। आप लोग
ट्राईएंटाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं। इसके अलावा जिंक एसीटेट दे सकते हैं। तो ये हमारे पास मेनली 3 ड्रग्स हैं, पेनिसिलामिन, ट्राईएंटाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड और जिंक एसीटेट, ये 3 ड्रग्स आप लोग मेनली इसके अंदर देते हैं। और विटामिन B6 आप लोगों ने लाजमन देना है ताकि ऑप्टिक न्यूराइटिस, क्योंकि पेनिसिलामिन ऑप्टिक न्यूराइटिस भी कर सकते हैं। तो जब आप लोगों ने पेनिसिलामिन देना है तो साथ आप लोगों ने विटामिन B6 की एडमिनिस्ट्रेशन लाजमन करनी है। इसके अलावा एक ना, ये तो सारी है मेडिकल, अगर एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी होती है। कंजर्वेटिव के अंदर ऐसा है कि आप लोग वो खाने ज़्यादा दें, फूड विद मतलब कि वो खाने कम कर दें जिसके अंदर कॉपर ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर चॉकलेट्स के अंदर कॉपर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स के अंदर कॉपर ज़्यादा होता है, मशरूम्स के अंदर कॉपर ज़्यादा होता है, नट्स के अंदर। तो इस तरह के खानों को अवॉइड करें। यह है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। फिर मेडिकल मैनेजमेंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद फिर यह है कि सर्जिकल के अंदर यह है कि आप लोग लीवर ट्रांसप्लांटेशन करें इन सीवियर केसेस जहाँ पर सिरोसिस डेवलप हो चुकी है। तो ये था हमारे पास सारा का सारा विल्सन डिजीज़।